एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है। आई रन ए marketing agency based in Delhi. We have clients across the globe. Apart from that, I provide digital marketing lectures in several B schools in India. I am starting a digital marketing playlist here. After that, we will jump to different aspects of marketing. But in this playlist, there will be more than hundreds of videos, and जहाँ पे हम पूरी डिजिटल मार्केटिंग को स्क्रैच से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ आपको ये समझ जाए आप कि डिजिटल मार्केटिंग तक हम पहुँचे कैसे। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग को पहले हम समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बार पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केटिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड अब जो हम डिजिटल मार्केटिंग तक पहुँचे हैं ये किस तरीके से हुआ है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग का वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वर्ड है मार्केटिंग, पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये वर्ड पहली बार कब आया और किस तरीके से वर्ड है। लुक, मेनली दो डिक्शनरी है, वेबस्टर और ऑक्सफोर्ड। हम इंडिया में मेनली ऑक्सफोर्ड को जानते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी है जो कि आई थिंक 1828 में आया था, ठीक है। और जो आपका ऑक्सफोर्ड है वो 1888 में इसकी पहली एडिशन आई थी और 1828 में वेबस्टर की पहली एडिशन आई थी। तो जब आप वेबस्टर डिक्शनरी उठा के देखोगे जो कि 1900 में पब्लिश हुई थी, उसमें आपकी 1900 एडिशन में जो पब्लिश हुई थी वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें आपको ये जो वर्ड है मार्केटिंग ये नहीं दिखेगा। लेकिन जो वर्ड मार्केट है, ये जो वर्ड है मार्केट, ये आपको दिख जाएगा इन 1900 वाले एडिशन में। मार्केटिंग वर्ड जो है वो 1910 का जो एडिशन है वेबस्टर डिक्शनरी का, उसमें आपको मार्केटिंग वर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको ये लगभग आइडिया लग गया कि 1910 के आसपास ये जो वर्ड है मार्केटिंग ये आया था एग्जिस्टेंस में। लेकिन जस्ट बिकॉज कि ये वर्ड मार्केटिंग वॉज नॉट अवेलेबल इन आवर डिक्शनरी डिडंट मीन कि मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। देखो, जब वी ह्यूमन्स स्टार्टेड लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, रिलीजियसली अगर देखा जाए तो डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का। साइंटिफिकली देखें तो उसका अलग। सिंपल समझते हैं कि जब हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आए होंगे या उनका जो भी इवोल्यूशन हुआ होगा, चाहे हमारे एंसेस्टर्स जो मंकी से लेके और ह्यूमंस तक हुआ है, उसमें जो सन है वो वहीं का वहीं होगा। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेके स्टार्स भी रहे होंगे, मून भी रहा होगा, ट्रीज रहे होंगे, माउंटेन्स रहे होंगे, ये सारी चीज़ें रही होगी। अब इनिशियली लोगों को जब तक साइंस उतना डेवलप नहीं किया, लोगों को बताया गया कि ये सन है और ये मून है, स्टार्स है, ये माउंटेन्स है, ये ट्रीज है, तब तक लोगों को पता नहीं होगा। वो उन चीज़ों को नाम से तो नहीं बुला रहे होंगे। दे जस्ट हैव आइडिया कि यहाँ पे एक चीज़ है जो सुबह निकलती है, शाम को चली जाती है, फिर ये शाम को निकलता है वो। बट सन, मून, स्टार्स, ट्रीज, प्लैनेट, सॉरी माउंटेन्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अब सेम तरीके से मार्केटिंग जो है, इसका बेशक नामकरण जो है वो 1910 के आसपास हुआ था, लेकिन उससे पहले मार्केटिंग एग्जिस्ट करती थी। सिंपलेस्ट वे में अगर आप इसको समझो तो जब से हम सिविलाइजेशंस में रहना शुरू किए तब से मार्केटिंग है, ठीक है। उससे पहले भी है, ठीक है, लेकिन मैं उतना बैक नहीं जाता हूँ। आपको मैं सिंपल समझा रहा हूँ। जैसे 4 मेन सिविलाइजेशंस रहे हैं दुनिया में। जैसे आप एंशिएंट इंडिया की सिविलाइजेशन कह लो, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, बहुत जगह हड़प्पा भी कहते हैं उसको। हड़प्पा इज ए प्लेस एमोंग अदर प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट कई जगह उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन था आपका, उसके बाद मेसोपोटामिया था, एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट चाइना, ये 4 मेजर सिविलाइजेशंस थे। तो जब लोग सिविलाइजेशंस में रहना शुरू किए होंगे उस समय से मार्केटिंग एग्जिस्टेंस में आई होगी। हम इतना ही समझते हैं, उससे पहले का हम नहीं समझते। ऑल्दो जब उससे पहले भी थी मार्केटिंग, जब एक मैं हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग का 1-2-3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसमें मैं इसको आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ये मैं बस आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बस दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मार्केटिंग उस समय से है।
इसमें मैंने आपको समझाने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपकी कब शुरू हुई? अराउंड आपकी 1760 के आसपास शुरू हुई थी। तो इससे पहले जो आपका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था उसको एक्सचेंज एरा बोलते हैं, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कह लो आप या एक्सचेंज एरा कह लो। उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आपका ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन एरा, प्रोडक्ट एरा, सेलिंग एरा, मार्केटिंग एरा, रिलेशनशिप एरा एंड होलिस्टिक एरा। ठीक है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप इसको एरा कर लो, कंसेप्ट कर लो, दैट्स नॉट अ बिग डील। इसके बीच में कई जगह आपको एक दो और चीजें दिख जाती है, जैसे इसमें सोसाइटल कॉन्सेप्ट भी एक आता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए मैंने बस उतनी ही लिखी है इसमें, ठीक है, ताकि आप सिंपलेस्ट वे में इसको समझ जाओ। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज एरा की। देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, अब कितना पहले, तो जब से समझ लो आप कि हम सिविलाइजेशंस में रहना शुरू किए तब से लेके और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक 1760 तक जो भी मार्केटिंग, जो भी कॉन्सेप्ट होता था मार्केटिंग का, उसको हम एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कहते थे। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है बार्टर सिस्टम, कि किसी चीज के बदले आप कोई चीज ले रहे हो, उसके बदले आप कोई चीज दे रहे हो। देखो करेंसी का कॉन्सेप्ट पहले, मतलब काफी पहले अगर हम चले जाए तो उस वक्त तक करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके आसपास तो था, ठीक है, बहुत पहले। अब देखो पहले वेल्थ कैलकुलेट कैसे होती थी, करेंसी तो था नहीं। अभी अगर इफ यू वांट टू डिटरमाइन समवन्स वेल्थ, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ मनी द पर्सन हैव इन हिज और हर बैंक अकाउंट, या प्रॉपर्टी जितनी भी है, तो प्रॉपर्टी की भी कैलकुलेशन कैसे होती है? करेंसी के बेस पे। बट पहले नहीं था। तो पहले कैसे होती थी? तो पहले होती थी कि जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड है, मतलब जितना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, और जितना ज़्यादा कैटल्स हैं, मतलब गाय, काऊ और ये सारे जो भैंस वगैरह, कैटल्स जिसके पास जितना ज़्यादा होता था, जिसके पास ज़्यादा लैंड जिन्होंने एक्वायर कर रखी होती थी और उस पर फार्मिंग हो रही होती, उसके अकॉर्डिंग जो है पहले वेल्थ कैलकुलेट हुआ करती थी। तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय तो अगर जैसे अभी आप मार्केट में जाते हो, इफ यू वांट टू बाई एनीथिंग, तो आप उसको पैसे देते हो, उसके बदले आप सामान लेते हो। बट पहले ये कॉन्सेप्ट तो था नहीं। तो पहले क्या होता था कि आप कोई सामान, सपोज टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास 4 गाय है, ठीक है, आई हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ मिल्क। ऑन द अदर साइड किसी के पास किसी ने लैंड एक्वायर करी हुई है और वो वहाँ पे अनाज जो है वो उगाता है, तो मैंने उसको दूध दे दिया, उसके बदले में मैंने उससे अनाज ले लिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली, जिसको एक्सचेंज कॉन्सेप्ट या एक्सचेंज एरा कहते हैं। तो ये क्रॉस बॉर्डर भी होता था और सोसाइटल, मतलब सोसाइटी में भी ये चीजें होती थी, ठीक है। तो इसको हम एक्सचेंज एरा कहते हैं कि आप किसी सामान को देके उसके बदले में कोई सामान ले लेते हो, इसको हम एक्सचेंज एरा कहते हैं। और ये काफी प्रैक्टिस्ड, यू कैन से, कॉन्सेप्ट था इन बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि जैसे जो देखो, जब हम सिविलाइजेशंस में रहने शुरू किए होंगे, तो अब हमने घर बना। पहले क्या था कि नोमैडिक लाइफ हुआ करती थी, हम एक जगह रहते थे, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह। लेकिन जब हम एक सोसाइटी बने, वी स्टार्टेड फॉर्मिंग ए सोसाइटी, तो सोसाइटी में फिर हमने घर बनाया, घर में फिर हमने जरूरत की सामान लाना शुरू करा, बर्तनें हो गई, पॉट्स हो गई और थिंग्स लाइक डेट। देन थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर हमने घर को सजाने के लिए कुछ सामान खरीदने लगे होंगे। तो उस समय क्या होता था कि जब आप परचेज के लिए जाते थे, तो आप उसके बदले में मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसके बदले में जो अनाज होता था आपके पास, वो आप देते थे। उसके बदले में आप सपोज करो, अगर आपको ज्वेलरीज लेनी है या आपको टॉयज लेने हैं बच्चों के लिए, अगर आप हिंदू वैली सिविलाइजेशंस में देखोगे तो वहाँ पे जो जितने भी वो हुई है, खुदाई हुई है, वहाँ से आपको बहुत वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं खिलौनों के, ज्वेलरीज के, बैंगल्स के, थिंग्स लाइक डेट, ठीक है। तो उस समय आप ज्वेलरी लेने के बदले आप उसको अनाज दे देते थे, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा था एक्सचेंज एरा में, ठीक है। तो एक्सचेंज एरा यू कैन सी इज द मोस्ट प्रैक्टिस्ड वे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले तक। जब करेंसी आ गई,
करेंसी आने के बाद फिर एक्सचेंज एरा जो था, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट वो कम होती चली गई। ऑल्दो थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल खत्म हो गया था। करेंसी आने के बाद लोगों ने करेंसी देके और उसके बदले में सपोज आपके पास सब मान लो आप किसी के पास सामान खरीदने के लिए जाते हो, ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हो गोल्ड की, और आप उसको जाके राइस या वीट दे रहे हो, बट द पर्सन इज सेइंग कि आई हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ राइस एंड वीट, आई विल नॉट टेक इट। ठीक है, तो आप वो परचेज नहीं कर, बट करेंसी के आ जाने से ईजी हो गई थी और आप करेंसी देके वो चीज परचेज कर सकते थे। तो ये बेसिकली आपका एक्सचेंज एरा का कॉन्सेप्ट था कि आप कोई सामान देके उसके बदले में आप कोई सामान ले लेते थे। तो ये क्रॉस बॉर्डर भी होता है। जो ट्रेड पहले होती थी वो इसी तरीके, ऐसा नहीं था कि ट्रेड जो है वो आपका अभी शुरू हुआ है क्रॉस बॉर्डर या डिफरेंट कंट्रीज से। ट्रेड पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले जो था बार्टर सिस्टम था, कोई सामान आप देते थे उसके बदले आपको कोई सामान मिलता था। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एरा। अब ये तो होगी कि आपकी प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आपकी हुई 1760 के आसपास ये स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा, देखो सबसे मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पूरे वर्ल्ड को शेप करने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काफ़ी बड़ा यू कैन से योगदान रहा है। तो खैर उतना डीप में हम नहीं जाते, मार्केटिंग पे हम आ जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे फिर आपका कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंग्लैंड ने क्या किया कि उसने मशीनें बनाई, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो प्राइस आप कम कर सकते हो। मतलब इसका सिंपल सा फंडा था कि दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप 10 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचो 100 रुपए में, या 100 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचो 10 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ, वाइडली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, और उसकी जो कॉस्ट हो वो कम हो। ये कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन एरा का, कि प्रोडक्शन आप इंक्रीज करो। और इंग्लैंड में ये फ़ायदा था कि इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज अपनी बना रखी थी, जैसे इंडिया को भी बना रखा था और बहुत सारी अदर कंट्रीज थी। तो ये इंग्लैंड में प्रोडक्शन करती थी और बाकी कंट्रीज़ में जो भी इसकी कॉलोनीज थी वहाँ पे वो सेल आउट करती थी। तो ये प्रोडक्शन एरा का फेज था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो किसी भी प्रोडक्ट का, और उसकी जो प्राइस है वो कम रखी जाए। क्वालिटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था, क्वालिटी पे फोकस नहीं था, ना ही आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस था, किसी भी चीज़ पे फोकस यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। ये कॉन्सेप्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो सके प्रोडक्ट का और ईजिली अवेलेबल कराया जा सके मार्केट में, ताकि लोगों तक पहुँचे चीप रेट पे। और जाहिर सी बात है, लोगों को चीप प्रोडक्ट मिलता गया, लोग खरीदते चले गए। तो होप यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन एरा। प्रोडक्शन एरा के बाद आता है आपका प्रोडक्ट एरा। प्रोडक्ट एरा जो आपका स्टार्ट हुआ वो अराउंड 1920 के आसपास ये आपका स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्ट एरा का सिंपल फंडा ये था कि इसमें अब मास प्रोडक्शन करके लोगों ने देख लिया कि कोई प्रोडक्ट लेके आते तो जल्दी वो ख़राब हो जाती थी या वो काम नहीं कर पाती थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो लोगों ने, कंपनीज ने या फैक्ट जो भी प्रोडक्ट बनाती थी कंपनीज, उसने प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फोकस किया कि प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। मतलब प्रोडक्ट पे फोकस जो थी प्रोडक्शन से प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो गई। तो इसको हम प्रोडक्ट एरा या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था ये आपका है लगभग 1920 के आसपास, 1920 के आसपास। अब इसमें क्या आता है कि देखो जितने भी इवोल्यूशन हुए, चेंजेज होते जा रहे हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का जैसा रिस्पॉन्स होता था उसी तरीके से जो कंपनीज थी वो अपने जो कॉन्सेप्ट थे उसको चेंज कर रही थी मार्केटिंग की। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट एरा या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसको आप बोल सको, ये 1920 के आसपास आपका आता है। अब इसमें क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन करो, किसी भी प्रोडक्ट का ईजिली अवेलेबल करा दो, क्वालिटी पे कोई हमें वो नहीं करना है, फोकस नहीं करना है, प्रोडक्ट सस्ती हो और इजीली अवेलेबल हो, लोग उसको परचेज कर लेंगे। लेकिन ग्रेजुअली फिर समझ में आने लगा था कंपनीज को कि ऐसा नहीं है, अब लोगों को हमें क्वालिटी पे फोकस करना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट एरा में थोड़ी सी फोकस जो थी वो क्वालिटी पे गई,
कंपनी जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने लगे, प्राइस भी उन्होंने हाई करी थोड़ी सी, और ये सारी चीज़ें मतलब होने लगी। फिर भी R&D वगैरह पे फोकस नहीं था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना ज़्यादा, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी फोकस नहीं था। उन्होंने बस ये देखा कि प्रोडक्ट की प्राइस हम हाई कर देते हैं, क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, देन दे विल बाई आवर प्रोडक्ट। उसके बाद रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस नहीं था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लैग कर रही थी प्रोडक्ट एरा में, ठीक है। अब प्रोडक्ट एरा के बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेलिंग एरा। सेलिंग एरा इज रियली यू कैन से इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। इसका मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, फिलहाल मैं आपको बस बेसिक इसका समझा देता हूँ। ये आया था आपका 1930 के आसपास, ठीक है। 1930 के आसपास का मतलब ग्रेट जो आपका डिप्रेशन आया था 1929 में, 1929 में जो यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके जस्ट बाद 1930 में आपका सेलिंग एरा आया था। ग्रेट डिप्रेशन का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा था। सिंपल अगर इसको मैं समझा दूँ तो आपका 50% जो वर्ल्ड ट्रेड था वो आपका कम हो गया था। मतलब उसके बाद आपकी जो वर्ल्ड जीडीपी थी वो 15% नीचे आ गई थी। यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो आपका लगभग 25% बढ़ गया था। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट थे यूएस पे और वर्ल्ड पे। आप सिंपल इससे समझ सकते हो, ग्रेट डिप्रेशन को अगर आप हम ग्रेट रिसेशन से कंपेयर करें तो ग्रेट रिसेशन में जो वर्ल्ड जीडीपी थी सिर्फ 1% नीचे आई थी, और यहाँ पे 15% नीचे आई ग्रेट डिप्रेशन में। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा वो डेंजरस था। तो मैंने बस आपको ये बता दिया कि ग्रेट डिप्रेशन के आसपास ये आया था। और सेलिंग एरा का क्या कॉन्सेप्ट था? सिंपल कॉन्सेप्ट था कि किसी भी प्रोडक्ट की एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है। एग्रेसिव मार्केटिंग अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का करोगे तो वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा, ठीक है। मतलब हर जगह उस प्रोडक्ट को आप दिखाओ, हर जगह शोकेस करो, एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच हो जाता है, काइंड ऑफ थिंग। कि आप लोगों को बस इतना भरोसा दिला दो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी ऐसी मार्केटिंग करो और लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम था आपका सेलिंग एरा में कि एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे हमें ध्यान नहीं देना है, R&D हमें नहीं करनी है, ठीक है। हमें रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें लैक हो रही थी। बस ये थी कि प्रोडक्ट बनाओ और लोगों को किसी तरीके से भरोसा दिला दो कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है। अगर ये प्रोडक्ट वो नहीं परचेज करते तो दे आर मिसिंग आउट। फोमो क्रिएट कर दो। अभी भी बहुत सारे ब्रांड जो हैं बस इसी फंडे पे अपनी कंपनीज को चला रहे हैं, फोमो पे। मैं इसका एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पे सेलिंग एरा का सिंपल मतलब था कि एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है, एग्रेसिवली प्रोडक्ट को हमें लोगों को दिखाना है कि ये प्रोडक्ट आपका बेस्ट है, इसको आप परचेज करो। क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, R&D, कस्टमर रिलेशनशिप पे कोई हमें फोकस नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब सेलिंग एरा में क्या होता था? सेलिंग एरा का एक और मैं आपको वो दे रहा हूँ। अगर आपने क्रिसमस तो जानते ही होंगे आप लोग, क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज होता है, ठीक है, सेंटा क्लॉज जो है वो, अब बहुत लोग ये समझते हैं कि सेंटा क्लॉज जो है आपका वो रिलीजियसली मतलब कनेक्टेड है क्रिश्चियनिटी से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी पहले समझता था, बट सेलिंग एरा जो है उसी की ये एक तरीके से रिजल्ट है आपका सेंटा क्लॉज। कैसे? तो कोको कोला जो कंपनी है, कोको कोला कंपनी ने अपनी जो सेल थी उसको डिक्रीज होते हुए देखा विंटर्स में। अब जाहिर सी बात है समर्स में कोल्ड ड्रिंक की कंजम्पशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो ये चीज़ कोको कोला के साथ हो रही थी। तो कोको कोला ने बॉटलिंग तो कम कर दी, जाहिर सी बात है, अब कंजम्पशन कम होगा तो बॉटलिंग तो कम होगी ही। लेकिन समहाउ दे जस्ट उन्होंने हार नहीं मानी, दे जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि हम किस तरीके से विंटर्स में भी अपनी प्रोडक्ट की जो सेल है उसको हम कम ना करें, एटलीस्ट ज़्यादा कम ना हो, कम तो होगा जाहिर सी बात है, लेकिन ज़्यादा कम ना हो, उसकी सेल जो है वो हम कांस्टेंट रखें विंटर्स में भी।
उसके बाद क्या हुआ कि कोको कोला ने एक यूएस में इलस्ट्रेटर थे सनब्लूम करके, सनब्लूम, इसको सनी भी कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा निकनेम। तो सनब्लूम को उन्होंने हायर किया, जिन्होंने कोको कोला के लिए एक इलस्ट्रेशन बनाया जो कि सेंटा क्लॉज है, ठीक है। तो सेंटा क्लॉज रिलीजियसली क्रिश्चियनिटी के साथ अटैच नहीं है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेलिंग एरा, ठीक है। आई होप बहुत लोगों को आपको पता नहीं होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग एरा मेनली। सेलिंग एरा के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका 1960 के आसपास आया था। यहाँ तक लोगों को समझ में आ गया था, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया था, प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करके देख लिया था, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी थोड़ा सा फोकस करके देख लिया था, प्राइस हाई करके देख लिया था, उसके बाद एग्रेसिव मार्केटिंग करके देख लिया था, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ज़्यादा करके ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, फोमो क्रिएट करके, इन काइंड ऑफ थिंग। लेकिन रिजल्ट जो थी वो अब कम होने लगी थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन भी तो हो रहा था। तो मार्केटिंग ने भी अपने आप को इवॉल्व किया और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और या मार्केटिंग एरा, ये 1960 के आसपास आपका आया था। इसमें क्या था, इसमें आपकी सारी चीज़ें थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस किया गया, मतलब एक तरीके से आप समझ जाओ कस्टमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था, कि हमें प्रायोरिटी जो है वो कस्टमर्स को देनी है। प्रॉफिट हमें कमाना है, बट प्रॉफिट के साथ साथ वी हैव टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर। तो ये एक तरीके से कस्टमर सेंट्रिक जो आप कह सकते हो, कस्टमर सेंट्रिक आपका कॉन्सेप्ट था, जो कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। तो इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस दिया गया, R&D की गई, उसके बाद आपका प्रोडक्ट रिसर्च एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें इवॉल्व हुई थी। बट यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लैक हो रही थी, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर आपका एक नया कॉन्सेप्ट आता है 1990 के आसपास, उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप एरा। रिलेशनशिप एरा में क्या था कि कंपनीज को रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया। कैसे, आपको न सिर्फ अपने कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, आपको अपने स्टेक होल्डर से रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, आपको अपने इन्वेस्टर से रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, आपको जिस कंट्री में आप रहते हो, जो गवर्नमेंट के अंदर आप गवर्न हो रहे हो, उस गवर्नमेंट के साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। ये सारी रिलेशनशिप पे फोकस किया गया, ठीक है। क्योंकि लोगों को अब समझ में आने लगा था कि रिलेशनशिप बिल्डिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड वी हैव टू फोकस ऑन इट। और आपको न सिर्फ अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाने हैं, बल्कि अपने स्टेक होल्डर से, आपका जो सप्लायर्स है, आपके जो मार्केटिंग की टीम्स हैं, जो भी हैं, आपको उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जिस गवर्नमेंट के अंदर आप गवर्न हो रहे हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, उसका जो गवर्नमेंट है उसके साथ आपकी रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस किया गया 1990 के आसपास, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसको, हम अभी ब्रीफ में देख रहे हैं। अब इसके बाद अब आप बोलोगे कि मार्केटिंग एरा में तो हमने कस्टमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट बना लिया था, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप में हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग कर ली थी, तो अब तो हमारा सब कुछ हो गया, हमारा कुछ बचता नहीं। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब आता है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक एरा या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका फिलिप कोटरेल साहब ने। इनकी एक बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट करके, उस बुक में इन्होंने ये होलिस्टिक, ये बुक आई थिंक इनकी 1967 में पब्लिश हुई थी। तो इस बुक में इनको फिलिप कोटरेल साहब को हम फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट थे उसको उन्होंने एक तरीके से एक साथ मिला के एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, एक दो चीज़ें ऐड करी थी उन्होंने। तो इसमें क्या था कि आपका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक वो सारे एक साथ मिलके आपको एक बेस्ट कस्टमर वैल्यू हम दे सके। होलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट था इसमें चार चीज़ें मिलनी थी। एक था आपका कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, दूसरा था आपका परफॉर्मेंस, तीसरा था आपका रिलेशनशिप, और उसके बाद आपका आता है इंटरनल मार्केटिंग। ये चार चीज़ों
को मिला के होलिस्टिक मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के वो सब एक साथ आके बेस्ट कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग कि नॉट ओनली वी हैव टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमें इतना भी ज़्यादा उसमें वो नहीं इवॉल्व नहीं हो जाना है और उसमें घुस नहीं जाना है कि हम अपनी प्रॉफिट जो है उसको भूल जाए। यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, प्रॉफिट इज टू बिजनेस व्हाट ब्रीदिंग इज टू ह्यूमंस, ठीक है। किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट उतना ही जरूरी है जितना आपका किसी इंसान के लिए सांस लेना जरूरी है। तो हियर यू कैन सी परफॉर्मेंस में हमें प्रॉफिट भी कमाने हैं ताकि हम सरवाइव कर सके कॉम्पिटिटिव एरा में। उसके बाद आपका आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हमने अभी देखी कि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है अपने कस्टमर से, अपने स्टेक होल्डर से, आपको अपने जितने भी यू कैन से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है किसके साथ, आपको अपने स्टेक होल्डर के साथ, आपको अपने कस्टमर्स के साथ, आपको अपने सप्लायर्स के साथ, आप जिस कंट्री में रहते हो उस गवर्नमेंट के साथ। तो ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक नया चीज़ था इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपने कस्टमर से पहले अपने एम्प्लॉयज़ को फोकस करो। दे आर योर फर्स्ट कस्टमर्स। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पहले कस्टमर्स है, फोकस ऑन देम फर्स्ट। तो इंटरनल मार्केटिंग में ये था कि यू हैव टू फोकस ऑन योर employees as well. If your employees is happy then your customer will be happy, ठीक है। एक कोट है मार्केटिंग में कि टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर्स एंड योर क्लाइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग में कस्टमर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखा जाने लगा। उससे पहले चीजें नहीं होती थी। तो here you can see profit is to business what breathing is to humans. Both are essential to survival. But just as breathing is not the purpose of life, so profit is not the purpose of business, ठीक है। तो this is the concept of holistic। एक कोट में आप holistic एरा और holistic concept को समझ सकते हो। So this is how it works. This is all about the evolution of marketing। different concepts जो आए हैं उसको मैंने आपको समझा दिया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि evolution किस तरीके से हुआ और हम डिजिटल मार्केटिंग तक किस तरीके से पहुंचे। ऑलराइट, तो हमने इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग तो देख लिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब मैं आपको कुछ एविडेंसेस के साथ ये समझा रहा हूँ कि मार्केटिंग कितनी पुरानी है एक्चुअली। बेशक इसका जो नामकरण हुआ था 1910 के आसपास हुआ था, बट ये काफ़ी पहले एग्जिस्ट करती थी। सो देयर आर सम एविडेंसेस विच विल प्रूव द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 40,000 साल पहले 40,000 ईयर्स अगो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टॉयज हैं जिनकी ट्रेड होती थी और ये सारी। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट, यू कैन गो थ्रू एंड रीड इट। एंड देन यू हैव 3000 ईयर्स अगो, 3000 BC के आसपास ये आपकी देयर इज ए क्ले ऑन विच, ये कंप्लेंट लेटर है एक्चुअली, जिसपे किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी में डिले के लिए एक कंप्लेंट लेटर लिखा गया था। उस पर क्वालिटी पे भी फोकस करने की बात कही गई थी, ठीक है। ये कंप्लेंट लेटर है। एंड सो दीज आर द एविडेंसेज ऑफ मार्केटिंग। हियर यू कैन सी ये पोट्री है। पोट्रीज में आप देख सकते हो कि इसमें सिग्नेचर्स हैं। सिग्नेचर का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवा रहे हो, ठीक है। यू आर सिंपली सेपरेटिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे कंपटीशन बिल्डअप होने लगी थी। जितनी भी लोग पोट्री करते थे उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट था उस पर अपनी सिग्नेचर्स डालने शुरू कर दिए थे, सिग्नेचर करने शुरू कर दिए थे। और ये कब की बात है, तो ये यू कैन सी हियर, ये अराउंड आपका 600 to 700 BC के आसपास की बात है। उसके बाद आप देख सकते हो क्वैंस एज द फर्स्ट मास मीडिया। देखो क्वैंस का 2 रोल होता है। पहला रोल तो आपका ये है कि करेंसी क्यों बनाई गई, तो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इसका एक और मेजर रोल होता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो क्रॉस बॉर्डर जब ट्रेड होती थी तो करेंसी क्रॉस बॉर्डर भी ट्रेवल करती थी, ठीक है। तो जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों ने अपनी पिक्चर्स या जो बैटल्स उन्होंने जीती हुई थी उसको इन क्वैंस पे वो प्रिंट करवाते थे ताकि उनकी जो यू कैन से ख्याति है वो क्रॉस बॉर्डर तक फैले, ठीक है। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। और ये आपका लगभग 600 BC के आसपास होता था।
उसके बाद आप देख सकते हो ये इटली में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके बाद कई सारे शहर जो थे वो खाली हो गए थे। उसी के आसपास 79 AD में आप यहाँ पे देख सकते हो वाल पे, जैसे इंडिया में अगर आप रहते हो तो यहाँ पे आपको हर दीवार पे मार्केटिंग के कोर्स लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें 79 AD में इटली में हो रही थी, मतलब एडवर्टीजमेंट हो रहे थे वॉल्स पे। देन ओके, फर्स्ट प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग, पहला जो प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग था ये हुआ था आपका 960 टू 1279 के आसपास। एक चाइनीज फैमिली बिजनेस थी, नीडल्स बनाती थी वो, उन्होंने अपना एक फर्स्ट प्रिंटेड जो था एडवर्टाइजिंग वो इन्होंने बनाया था ब्रॉन्ज के प्लेट पे। देन यू हैव फर्स्ट ट्रेड शो, ऑलराइट, फर्स्ट ट्रेड शो आपका 11वीं सेंचुरी AD में हुआ था। इसमें से जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, इन्वेंशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रेस, इसका काफ़ी मेजर रोल रहा था मार्केटिंग में और एडवर्टाइजिंग में। द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड एडवर्टाइजिंग, इसका बड़ा रोल रहा था। 1450 में ये इन्वेंट हुई थी गुटेनबर्ग प्रेस। देन हियर यू कैन सी ट्रेडमार्क का जो ओके, सो हियर यू कैन सी जो ट्रेडमार्क की हिस्ट्री है वो यहाँ आप देख सकते हो कि एक फेमस पेंटर थे, ठीक है, आई थिंक फ्रॉम जर्मनी ही वाज, या जर्मन पेंटर, इन्होंने अपनी पेंटिंग पे अपना ट्रेडमार्क लगाना शुरू किया था। काफ़ी फेमस पेंटर थे, तो जाहिर सी बात है पेंटर्स की लोग काफ़ी कॉपी बना लेते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क बनाया था इन ऑर्डर टू सेपरेट देयर पेंटिंग, ओरिजिनल पेंटिंग फ्रॉम द कॉपीड वन। Then you have the first printed newspaper advertising, पहला जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग। अभी तो आप जो भी न्यूज़पेपर उठाओ फर्स्ट पेज में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है, सेकंड में मतलब एडवर्टीजमेंट से ही भरा हुआ होता है मोस्टली चीज़ें। लेकिन पहली जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग हुई थी वो 17वीं सेंचुरी में हुई थी। ओके, फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1786 में स्टार्ट हुई थी। देन यू हैव सैंडविच मैन कॉन्सेप्ट, ये सैंडविच मैन एक मार्केटिंग प्रैक्टिस होती थी। इसमें क्या होता था कि जैसे अभी अगर आप एडुकेशनल किसी हब में चले जाओ, किसी एडुकेशनल एरिया में जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे लोग किसी इंस्टीट्यूट का टी-शर्ट पहन के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए रहते हैं, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट था ये। मोस्टली ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड के रोड पे यूज होती थी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इन लंदन। तो इसमें क्या था कि एक टी-शर्ट काइंड ऑफ चीज़ समझ लो आप, या मतलब आगे भी कुछ लिखा होता था, पीछे भी कुछ लिखा होता था। एंड ये मेनली जो थी पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में यूज होती थी, या कई सारे बिजनेसेस भी उसको यूज करते थे। तो ये सैंडविच मैन जो कॉन्सेप्ट था ये आपका आया था 1839 में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे काफ़ी फेमस था। पहला जो बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग हुआ था, ठीक है, फर्स्ट बिलबोर्ड, वो एक न्यूयॉर्क में एक सर्कस कंपनी ने अपने सर्कस को प्रमोट करने के लिए किया था। एडवर्टाइजिंग पिलर, पहली एडवर्टाइजिंग पिलर जो थी स्पेशली फॉर एडवर्टाइजिंग, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में आप देखोगे कि घरों के दीवारों पे या किसी भी बिल्डिंग पे या किसी पिलर पे आपको ये एडवर्टाइजिंग जो पोस्टर्स होते हैं वो लगे हुए मिल जाएंगे। बट जर्मनी में ये स्पेशली एक पिलर बनाया गया जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को प्रमोट कर सकते थे, वहाँ पे पेस्ट कर सकते थे अपने पोस्टर्स, बैनर्स को। तो ये 1854 में ये जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। देन ये फर्स्ट एकेडमिक मार्केटिंग कोर्स कब लॉन्च हुई थी, तो 1902 में। ये आप इवोल्यूशन देखो किस तरीके से हम इवोल्व होते हुए आ रहे हैं। पहली जो सिनेमा एडवर्टीजमेंट हुई थी, अभी तो कोई भी मूवी आती है उसकी हर जगह प्रमोशन होने लगते हैं, बट पहली जो सिनेमा एडवर्टीजमेंट हुई थी वो थी एक मूवी के लिए जिसका नाम था इट विल बी ए हार्ट ट्रैक इन 1910, ठीक है। फर्स्ट रेडियो एडवर्टाइजिंग, पहली जो रेडियो एडवर्टाइजिंग थी वो 1922 में हुई थी। ओके, ऑन अगस्त 28 अगस्त 1922 द फर्स्ट पेड रेडियो एडवर्टाइजिंग एयर्ड ऑन विफ रेडियो स्टेशन इन न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था ये। यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, यूएसपी हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। अगर आप मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हो कि आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, तो ये जो यूएसपी का जो कॉन्सेप्ट था वो 1940 में दिया था कि इन्होंने रोजर रिवेस डिफाइंस द टर्म यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बेटर नोन एज यूएसपी। तो ये आपका आया था 1940 में।
देन यू हैव द फर्स्ट टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट टीवी एडवर्टीजमेंट 1941 में आई थी। द इमेज एबव शोज द टेस्ट पैटर्न ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट टीवी एड बाय द वॉच कंपनी। एक वॉच कंपनी थी, उसने अपनी पहली टेलीविजन एडवर्टीजमेंट करी थी। ओके, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग हम सुनते हुए आते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो ये आपका 1960 में आया था। तो एक बुक है बेसिक मार्केटिंग, उस बुक में इसका जिक्र है, मैकार्थी ने लिखा हुआ है इस बुक को। तो दीज आर द बुक यू शुड रीड। देन यू हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटरल। अभी मैंने जिनका जिक्र किया था, जिन्होंने होलिस्टिक मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटरल। तो इन्होंने 1967 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। देन स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग। अभी जितने भी गेम्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उनमें आप देखते होंगे कि उनके टी शर्ट्स पे अलग अलग कंपनीज के लोगो लगे हुए होते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्ड जो भी कंपनी जिनको करती है। तो ये पहली बार ये जो चीज़ हुई थी वो 1973 में हुई थी। सॉकर, जर्मन सॉकर क्लब था, उन्होंने अपने क्लब का लोगो हटा के किसी कंपनी का, एक स्पिरिट कंपनी थी जिसका लोगो उन्होंने लगाया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन किसी भी स्पोर्ट्स में एडवर्टीजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हुई थी। उसके बाद आपका आता है ईमेल एडवर्टाइजिंग। ये कब आया था? 1978 के आसपास। इसमें क्या है, द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल इवन गोज बैक टू 1969 विद द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द आर्पनेट। अब इस समय आप कहोगे कि ईमेल एडवर्टाइजिंग कैसे हो रही है 1978 में? उस समय तो इंटरनेट उतना पॉपुलर भी नहीं था, सारी चीजें नहीं थी। तो उस समय आर्पनेट से हो रहा था। आर्पनेट बेसिकली आप कह सकते हो फाउंडेशन था इंटरनेट का। आर्पनेट ही बाद में इवॉल्व होकर इंटरनेट बना। आर्पनेट क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये इसका इन्वेंशन जो था मेनली एकेडमिक और रिसर्च पर्पस के लिए हुआ था, तो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 1978 में ईमेल एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हुई थी। हियर यू कैन सी 1971 द डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्प is believed to have sent the first commercial advertising mass email for the computer to approx 400 recipients. The email leads to return of investment of $13 million US. $13 million US की इन्वेस्टमेंट आई थी। Only they have sent to 400 recipients. Okay, आज आप 4 लाख को भी भेज के आप 10 रुपए अगर आप सही से नहीं करते हो तो यू विल नॉट एबल टू गेट इट। सो दिस इज द फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ईमेल मार्केटिंग जो था वो हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मेटावर्स। मेटावर्स जो था आपका वो 1985 के अराउंड आपका मेटावर्स जो था वो आया था। गेम्स एंड ऑल द थिंग्स, वीडियो गेम्स एंड ऑल द थिंग्स वेयर पेनिट्रेटिंग द मार्केट। देन सर्च इंजन अभी आप देख सकते हो किस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच था जो हम काफी पहले से करते हुए आ रहे थे, वहां से हमारी जो शिफ्ट थी वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ किस तरीके से हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ हियर यू कैन सी सर्च इंजन मार्केटिंग इन 1990। ठीक है, 1990 में 1996 द सर्च इंजन ओपन टेक्स्ट इंट्रोड्यूस द पॉसिबिलिटी फॉर फर्म्स टू बी प्रेजेंटेड इन द सर्च रिजल्ट इन द प्रीफर्ड लिस्टिंग सेक्शन। प्रेफर्ड लिस्टिंग सेक्शन, इसमें क्या था, जैसे गूगल में आज होता है पीपीसी एंड ऑल द थिंग्स कि आप पैसे दो, आपका हम फर्स्ट पेज पे शो कर देंगे। अगर आप एसईओ के थ्रू जाना चाहोगे तो इट विल टेक सम टाइम। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन आपका कब आया था? 1992 के आसपास आया था। देन बैनर एडवर्टाइजिंग। बैनर एडवर्टाइजिंग जो था आपका इन 1994 The American telecommunication company AT&T has implemented the first online banner ad in 1994. ठीक है, एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी जिसने पहला अपना बैनर एड 1994 में लगाया था। ठीक है, तो बैनर एड का आपका ये हिस्ट्री है। पहली बैनर एड जो आपकी लगी थी वो लगी थी 1994 में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन 1995 में आप देख सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो थी वो एग्जिस्ट करने लगी थी एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह जो था वो चीजें आने लगी थी। आफ्टर दैट सर्च इंजन मार्केटिंग, ACM एंड PPC जो अभी गूगल एडवर्ड्स हम कहते हैं या जिसको PPC भी हम कहते हैं, उसकी जो स्टार्ट हुई थी वो 1996 में हुई थी। द सर्च इंजन ओपन टेक्स्ट, इस समय गूगल नहीं था, ओपन टेक्स्ट था, हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पॉन्सर्ड सर्च रिजल्ट ऑन ए पे पर क्लिक बेसिस इन 1996।
तो ओपन टेक्स्ट ने पहली बार पीपीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो लाया था एंड बाद में फिर गूगल ने उसको अडॉप्ट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच से हम डिजिटल मार्केटिंग अप्रोच की तरफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ट्रेवल करा है। Alright, so this is all about the evolution of marketing. So I hope you enjoyed this topic. अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई हो और मज़ा आया हो पढ़ने में तो do hit the subscribe button और the next playlist which I am starting is SEO. तो SEO की प्लेलिस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।